आज हमने डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होता है। जी। इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री को हम लोग एक तरह से मानते हैं कि जो क्या कहते हैं, अब जैसे कि कंपनीज है, मान लो कि कोई 10 कंपनीज है, अब उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये भाई ये एक इंडस्ट्री में कैसे हम लोग, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। अब उस इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स बनाती है, फिर जो ऑटो जो गाड़ियां वगैरह बनाती हैं, वो सारी कंपनी उसी में इंक्लूड हो जाती है। ऐसे फार्मा सेक्टर है तो फार्मा में सारी फार्मा वाली कंपनी आती है। तो फार्मा क्या है? फार्मा एक इंडस्ट्री है, उसको हम लोग एज अ इंडस्ट्री क्लासिफाई करेंगे। इंडस्ट्री मतलब कि एक क्लस्टर या फिर एक ग्रुप ऑफ कंपनीज जो सेम कैटेगरी है या फिर उनमें कुछ सिमिलर बात है। जैसे कि अगर मैं या जैसे जैसे नहीं, मैंने ऑटो की बात करी, जैसे मैंने फार्मा की बात करी, इसी तरीके से आपका उसका क्या कहते हैं, एफएमसीजी का सेक्टर बनता है कि भाई जितने भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड आइटम्स होते हैं वो उन सारों का एक ग्रुप बनता है, तो वो भी एक इंडस्ट्री है एक तरह से। तो इसका मतलब होता है कि मतलब इंडस्ट्री हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं कि जो भी क्लस्टर ऑफ कंपनीज होती है उसको हम लोग इंडस्ट्री मानते हैं। अब इंडस्ट्री में अगर हम बेसिकली बात करें तो वो क्लासिफिकेशन कैसे होती है, उसको क्लासिफिकेशन करने के क्या क्या तरीके होते हैं, वो एक थोड़ा सा फिर अलग टॉपिक बनता है कि भाई एक इंडस्ट्री को डिफाइन कैसे करा जाता है। अब पहला तो, अब अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो जो इंडिया में जो यूज़ होता है वो होता है नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, उसको कहते हैं एनआईसी। इसी तरीके से और भी तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री को क्लासिफाइड करना वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। एक इंडस्ट्री अब बहुत मतलब हर अलग अलग बंदा हर अलग अलग तरीके के हिसाब से इंडस्ट्री को क्लासिफाई करता है। प्लस ऐसे कि मान लो एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे कि रिलायंस एक कंपनी है, तो रिलायंस जो आप सेक्टर का नाम लोगे मोस्टली वो सेक्टर में काम कर रही है। तो उस एक पर्टिकुलर कंपनी को हम कौन कौन से सेक्टर में डालें, या उस पर्टिकुलर कंपनी की कैसे क्लासिफिकेशन होगी जो अलग अलग काम भी कर रही है। जैसे अगर मैं रिलायंस की मैं आपसे बात करूं तो रिलायंस ऑयल मैन्युफैक्चरर भी है, रिलायंस के क्या कहते हैं, रिलायंस के कपड़ों के बिजनेस में भी है, रिलायंस एफएमसीजी में भी है, रिलायंस मोबाइल फ़ोन के बिजनेस में भी है, रिलायंस के जो नेटवर्क्स वगैरह भी आते हैं, जो जियो की सिम आती है वो भी है रिलायंस का। तो उसको हम किस कंपनी में क्लासिफाई करें कि वो मोबाइल में जाए, फिर ऑयल इंडस्ट्री में जाए, या फिर आपका क्या कहते हैं क्लोथिंग में जाए, फिर एफएमसीजी में जाए, तो उसकी क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब क्लासिफिकेशन करने का हर बंदे का अलग अलग अप्रोच है कि भाई वो कैसे क्लासिफाई करी जाएगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इंडिया में जो यूज होता है वो होता है नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, जिसके बेसिस पे हम अपनी कंपनीज को अलग अलग उसमें क्लासिफाई करते हैं। दूसरे अगर मैं उस पर बात करूँ तो वो होता है ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, GISC। इसमें क्या होता है, इसमें एक सेकेंड, जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब ये तरीका जो है ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन का, ये ग्लोबली यूज़ करा जाता है कि भाई ग्लोबल लेवल पे हम कैसे अपने जो है इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन का तरीका क्या है, इसके अंदर ब्रॉडली देखा जाए तो 11 सेक्टर होते हैं। उन 11 सेक्टर के अंदर 25 इंडस्ट्री ग्रुप्स बनाई हुई है, और उसके अंदर 74 इंडस्ट्रीज और 163 सब इंडस्ट्रीज बनाई हुई है। अब इस तरीके से
ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड मेथड होता है जिसके बेसिस पे हम लोग मतलब ये 3 तरह के जो है उसका ये दूसरा वो है। इसके अलावा हमारे पास में एक और आता है जो कि यूएसए में यूज़ होता है, NAICS। ये है नॉर्थ अमेरिका इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड। अब इनके अपने कुछ टर्म्स होते हैं, ये लोग कैसे डिफाइन करते हैं। जो हम लोग ग्लोबली जो अगर हमने यूज़ करना है तो वो ये वाला मेथड यूज़ होता है, ठीक है। ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन। अब अगर मैं इस क्लासिफिकेशन में अगर मैं बात करूँ तो 1 सेकंड यार। हाँ जी, एक और तरीका होता है कि इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफ़ाई करने का कि भाई क्ला इंडस्ट्री जो है वो किस तरह की है। मतलब इनका जो वो है कि कंज़म्पशन है वो कब ख़त्म होगी या फिर कि क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे जो जिसके बेसिस पे इंडस्ट्री काम करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मैंने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करूँ, हाँ, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वॉर की सिचुएशन आ जाए, चाहे कंट्री कर्ज़े में हो, कोई भी मुझसे कोई मतलब नहीं है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमेशा हमारी वर्क करती ही रहेगी। या फिर आपका एग्रीकल्चर हो गया, फूड हो गया जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर हेल्थ केयर हो गया। मतलब ये कि अब जैसे कोविड का भी मैं आपको टाइम देखूँ तो ऑलमोस्ट बाकी की सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी, लेकिन ये एग्रीकल्चर, फूड, हेल्थ केयर ये हमेशा चलता ही रहा। और ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बंद होने में मतलब बंद हो भी नहीं सकती हैं कि किसी भी कंडीशंस में। हाँ जी सर। इसको हम लोग जो क्लासिफ़िकेशन कहते हैं, इस वाली क्लासिफ़िकेशन में ऑफ इंडस्ट्रीज़ अ, ये हमारी होती है डिफेंसिव इंडस्ट्री। ठीक है सर। इसके नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है वो आता है सेमी साइक्लिक इंडस्ट्री। अब सेमी साइक्लिक इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है कि इनकी जो सेल्स होती है वो एक साइकिल में चलती है और मतलब उतनी ज़्यादा डिपेंडेंट उस पे मतलब ये ना एक साइकिल में चलते हैं। जैसे ये डिफेंसिव इंडस्ट्री है ये तो इनकी तो कोई भी कंडीशन आ जाए तो इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ लेकिन सर। अगर मैं सेमी साइक्लिक इंडस्ट्री की बात करूँ तो उसमें एक फ़ेज़ में ये चलती हैं। इंडस्ट्री का मैं आपको फ़ेज़ बताऊँगा कि ये फ़ेज़ कैसे वर्क करता है। उसमें 4 तरीके के फ़ेज़ेज़ होते हैं। एक होता है पायोनियर, फिर ग्रोथ फ़ेज़, फिर आपका बूम और फिर क्या कहते हैं डिक्लाइन फ़ेज़। इसकी जो मैं आपकी क्लासिफ़िकेशन करूँ तो सेल्स इसमें अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल लूँ तो इसका एग्ज़ाम्पल हम लोग कंज़्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ले सकते हैं। कंज़्यूमर ड्यूरेबल मतलब जैसे कि कपड़े वग़ैरह हो गए तो ये मतलब ये साइक्लिक इंडस्ट्री होती है। जैसे कि कोई ऑफ सीज़न आ गया तो किसी पर्टिकुलर ब्रांड या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के कपड़े वग़ैरह बिकने कम हो जाते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि वो नेक्स्ट सीज़न में उसकी सेल्स जो है वो रिकवर हो ही जाती है। ऐसी सेमी साइक्लिक इंडस्ट्री हो गई। और उसके बाद में लास्ट में आता है डीप साइक्लिक। डीप साइक्लिक का मतलब कर क्या होता है, ये एक्सट्रीमली डिपेंड करता है इकोनॉमी पे। भाई इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, इकोनॉमी या फिर कमोडिटी गुड्स पे कि भाई आपका गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है, सिल्वर का क्या प्राइस चल रहा है। अगर गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो गोल्ड की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा परचेजिंग जो है वो कम हो जाती है। इसी तरीके से जो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे जो जैसे कि कैपिटल गुड्स हो गए,
अब कोविड के टाइम पे जो स्टील सेक्टर था, मेटल सेक्टर था, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। तो ये डीप साइक्लिंग होती है, इनकी डिमांड रेगुलर तो रहती है, लेकिन जब ये एक रिसेशन के फेज़ में जाते हैं, तो इनको बहुत लंबा एक टाइम लग जाता है रिकवरी लेने में। अच्छा सर। और अगर मैं इसमें जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री भी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ज़्यादा डीप साइक्लिक माना जाता है, क्योंकि एक बहुत लंबे फेज़ के बाद में फिर इसकी रिकवरी हो पाती है। हाँ जी। अब इसके बाद में एक और हमारा इसमें टॉपिक आता है कि इंडस्ट्री को हम लोग हमारा इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे होता है। उसमें हम लोग 2 तरह के अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। पहली तो होती है टॉप टू बॉटम अप्रोच, कि एक तरफ तो हमने ये देखा कि भाई सॉरी, कि एक हमने सबसे नीचे से बात करी कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। ओके सर। उसके बाद में हम लोग टॉप लेवल पे गए कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या-क्या प्रोडक्ट्स, मतलब उस इंडस्ट्री में क्या-क्या काम हो रहा है, फिर उस इंडस्ट्री के बेसिस पे क्या। दूसरी जो हमारी जो अप्रोच होती है वो होती है टॉप टू बॉटम। इसमें हम लोग पहले एनालिसिस करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, उसके बाद में हम लोग लास्ट में प्रोडक्ट पे आते हैं कि भाई क्या प्रोडक्ट है, क्या उसमें वर्किंग हमें चाहिए, और किस बेसिस पे इंडस्ट्री जो है उसके अंदर जो कंपनीज आ रही हैं वो कैसे वर्क करती हैं। जैसे कि, एक सेकेंड। हाँ जी, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये तो हमारी हो गई कि एक तो हमने बॉटम टू टॉप अप्रोच हो गया कि पहले हमने प्रोडक्ट के बारे में जाना, फिर उसके अंदर जो कंपनीज़ आती हैं उनके बारे में जाना, और लास्ट में आके हम लोग इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट की बात कर ली कि कोई बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोडक्ट है, जैसे कि हम लोग नूडल्स का एक एग्जांपल लेते हैं कि नूडल्स बहुत सारी कंपनीज़, अलग-अलग कंपनीज़, नूडल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारी कंपनीज़ बनाती है। अब हमने एक प्रोडक्ट देख लिया भाई नूडल्स, उसकी हमने पहले प्राइसिंग वगैरह देख ली कि भाई क्या उसकी प्राइसिंग है, कौन से ऐसे-ऐसे उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, या कौन-सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहा है एक पर्टिकुलर कंपनी का। उसके बाद में हम लोग कंपनी में गए कि भाई कंपनी कैसी वर्क कर रही है, मतलब जो उसके अंडर जो, मतलब जो बेसिकली जो कंपनी, जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया ब्रिटानिया, नेस्ले, आपका जो नई जो कंपनीज़ आ गई है रेमन वगैरह, रेमन टॉप वगैरह, इनका हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अब इन कंपनीज़ में क्या जो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हमने फाइंड आउट कर ली, और लास्ट में आके हमने इंडस्ट्री पे गए। अब कंप इसमें बीच में क्या होता है, इसमें बीच में हमारा कंपनी एनालिसिस भी आ जाता है कि भई जो हमने कंपनी की जो हमने बात करी, जो हमने मान लो कि 10 कंपनीज़ हैं, इनके बारे में हमने बात करी है। अब उन 10 की 10 कंपनीज़ की क्या पीई रेशियो है, क्या उनमें डेवलपमेंट हो रही है, क्या उनमें ग्रोथ है, उनकी सेल्स कितनी है, वो सब चीज़ें हम लोग देखते हैं जब हम लोग प्रोडक्ट टू कंपनी एनालिसिस में जाते हैं। लास्ट में जब हम इंडस्ट्री पे जाते हैं तो वो एक एवरेज इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इंडस्ट्री एनालिसिस में एक हम लोग एवरेज नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या इस इंडस्ट्री की पीई रेशियो कितनी है, उनके अंडर जो कंपनीज है उनकी क्या क्या पीई रेशियो है, उसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट होगी, इन्वेस्टेबल होगी। दूसरा क्या आता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच। पहले हमने इंडस्ट्री देख ली, जैसे कि मैंने कहा कि हमने ऑटो सेक्टर की बात कर लेते हैं कि मैंने ऑटो सेक्टर देख लिया, अब उसके अंदर मैंने कंपनीज देखी बाद में कि भाई टोयोटा, मारुति और आपकी हुंडई, इन सारी कंपनीज में से कौन सी कंपनी ज़्यादा बेस्ट है, कौन सबसे ज़्यादा अच्छे अच्छी कार्स कौन सबसे ज़्यादा निकाल रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन सी कंपनीज में रखती है। और उसके बाद में हम लोग लास्ट में उनके प्रोडक्ट्स पे आते हैं कि भाई अब इन कंपनीज में से कौन सी गाड़ी का जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस बेसिस हम लोग ग्रोथ डिफाइन करते हैं कि ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो करने वाली है आगे,
और ओके उसके बेसिस पे हम लोग अपनी इंडस्ट्री को देख के भी हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब इंडस्ट्री एनालिसिस में अगर मैं बात करूँ, इंडस्ट्री एनालिसिस में भी 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। पहला होता है हमारा सेक्युलर ट्रेंड। 1 सेकंड। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये भी हमारे पास में 3 तरह के होते हैं। ये होता है सेक्युलर ट्रेंड, दूसरा होता है वैल्यू माइग्रेशन, ये तीसरा हमारे पास में होता है बिज़नेस लाइफ साइकिल। सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है? सेक्युलर ट्रेंड एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, जो कि बहुत एक लंबे टाइम पीरियड तक चलता है। मतलब एक, मान लो कि 1 सेंचुरी निकल जाती है इस ट्रेंड को चेंज होने में, और मतलब बहुत स्लोली होता है। अब इसके अंदर भी सेक्युलर ट्रेंड में भी अगर मैं बात करूँ, तो सेक्युलर ट्रेंड में भी बहुत सारे-सारे अलग-अलग वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि पहला होता है कि मतलब इसके किस-किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सेक्युलर ट्रेंड का चेंज होना। तो पहला तो हमारा इसमें होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी, कि भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब टेक्नोलॉजी चेंज का अगर मैं आपको एग्जांपल लेके चलूँ, तो पहले अगर आपने देखा होगा तो पहले जो कैमरा आते थे वो रील वाले कैमरा आते थे। हाँ सर रील डलती थी उनमें, फिर वो आप उसमें नेगेटिव फ़िल्म बनती थी, वो फ़िल्म आप फिर उसको जाके देते थे, क्या कहते हैं, कैमरे वाले को, फिर वो आपको फ़ोटोज़ प्रिंट आउट निकाल के देता था। हाँ जैसे कि इसमें तो डिजिटल कैमरा एक बहुत बड़ा चेंज आया फिर इसके बाद में। इसके जैसे कि जो ये वाले जो कैमरा रील वाले कैमरास बनते थे, उसके बाद में डिजिटल कैमरास का ट्रेंड आ गया एकदम से ही। जो वो चेंज आया ना, तो वो रील वाले कैमरा की बिजनेस ही बिल्कुल ही डाउन हो गया। तो इस तरीके से जो एक चेंज इन टेक्नोलॉजी, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, उसकी वजह से एक इंडस्ट्री में ही पूरा चेंज आ गया, एक इंडस्ट्री में पूरा रेवोल्यूशन आ गया। अब इससे हमें कैसे पता लगेगी कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टेबल है, कौन सी कंपनी नहीं है? तो उसका छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपने देखा होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में कैमरे अगर की बात होती थी, तो कैमरे का नाम निकलता ही कोटैक से था। कोटैक जो आते थे, कोटैक कैमरा। करंटली अगर हम देखें तो कोडेक कंपनी खत्म हो चुकी है, वो बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। आजकल कोई पूछता भी नहीं है। आजकल ये आपका निकॉन चलता है, और दूसरा जो क्या नाम है, कैनन के डीएसएलआर बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो जो डीएसएलआर जो आ गए मार्केट में, उसकी वजह से जो पुराने जो रील वाले कैमरास थे, उनकी डिमांड बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई। अब इसमें क्या हुआ, डीएसएलआर के आने की वजह से डिजिटल कैमरास की डिमांड खत्म हो गई। अब इसके बाद में मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ कि इसके बाद में एक और टेक्नोलॉजी आ गई। उसके बाद में आ गए मोबाइल कैमरा। मोबाइल कैमरा आने की वजह से डीएसएलआर की सेल्स पे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। हाँ सर पहले अगर किसी बंदे को एक फ़ोटोग्राफ़र बनना था, फिर भाई ये अच्छी फ़ोटोज़ चाहिए, फिर कुछ है, तो वो डीएसएलआर खरीदता था। पर आज की डेट में अगर मैं फ़ोन्स में ही, अगर जैसे कि सैमसंग का जो फ़ोन आता है आपका S23 अल्ट्रा, उसको तो कैमरा ही इतना बढ़िया है। तो ये जो एक और जो अब चेंज आ रहा है, उन्होंने डीएसएलआर की भी डिमांड को गिरा दिया है। अब क्या पता आगे जाके कोई और ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि भाई मोबाइल फ़ोन के कैमराज़ भी ऑब्सोलीट हो जाए, कि भाई अब करंटली अगर हम देखें, तो हमें इस चीज़ से क्या पता लग रही है कि भाई जब हमें स्विच दिख रहा था कि हाँ, मोबाइल कैमराज़ बेटर आ रहे हैं, तो हमें एक इंडस्ट्री में पता है कि हाँ, कैमरा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो आगे बूम ही करनी है। वो कभी भी उसमें मतलब रिसेशन या फिर वो डाउन जाने वाली है नहीं फिलहाल के लिए। तो अगर हमें देख देख लिया हमने कि भाई हाँ, भाई कैमरा की इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन जो स्विच आ रहा है, उस स्विच के बेसिस पे हम लोग कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद में एक और आता है, सेक्युलर ट्रेंड में ही मैं बात कर रहा हूँ, चेंज इन इनकम। मान लो कि एक ऐसा टाइम पीरियड था जब स्टार्टिंग में बहुत कम ही लोगों के पास में कोई गाड़ियाँ वगैरह देखने को मिलती थी, कि बहुत कम लोगों के पास में गाड़ियाँ होती थी। या अगर मैं टीवी की भी बात करूँ, तो टीवी बहुत ही कम लोगों के घरों में देखा जाता था, कि भाई टीवी एक बहुत रेयर चीज़ मानी जाती थी। बहुत एक क्या कहते हैं,
एक अमीरी का सिंबल माना जाता था कि हाँ भाई ये तो हो ही नहीं सकता है, तो बहुत कम लोगों के पास में होता है। या अगर मैं घर की भी बात करूँ, घर भी बहुत छोटे होते थे, उसी एक ही घर में 8-10 लोग रह रहे हैं। आज की डेट में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो एक तरह से अगर जो इनकम लेवल्स हैं लोगों के, वो इंक्रीज़ हो गए हैं। इनकम लेवल इंक्रीज़ होने से क्या होता है, अपने आप ही लोगों की जो एक कब कोई बंदा है वो कह रहा है कि भाई मेरे पास में एक स्कूटर है। वो कह रहा है कि भाई मेरी तो अब इनकम बढ़ चुकी है, मैं अब लोन लेके गाड़ी खरीद लूँगा। कुछ और सालों बाद उसकी और इनकम इंक्रीज़ होती है, तो उसने गाड़ी से लेके मतलब एक गाड़ी ले रखी थी, उसके बाद में उसने एक और गाड़ी खरीद ली। ऐसे करते-करते बहुत से लोगों में हमें एक इनकम में अगर चेंज देखने को मिलता है कि भाई बहुत सारे लेवल पे लोगों में जो है वो इनकम में इंक्रीज़ आ रहा है, तो उस बेसिस से हम लोग इंडस्ट्री भी डिफाइन कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन-सी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। जैसे कि जो प्रीमियम गुड्स की कंपनी हो गई। जैसे कि पहले बहुत मतलब बहुत रेयर लोगों के घरों में एसी होता था। अब करंटली अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हर एक के घर में 2-2 3-3 एसी भी आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत ईज़िली। तो ये भी एक जो इंक्रीज़ इन इनकम है, इसी का ही कारण है कि हाँ भाई, आज की डेट में हमें जो एसी की जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बूम करी लास्ट पिछले कुछ ईयर में, क्योंकि इनकम बढ़ गई है तो बंदा फिर उस हिसाब से अपने खर्चे भी बढ़ाता है। हाँ सर। ठीक है? इसके बेसिस पे हम लोग वो इंडस्ट्री डिफाइन कर सकते हैं जो क्या कहते हैं प्रीमियम गुड्स वाली आइटम्स हैं, उनकी इंडस्ट्री पे थोड़ा असर पड़ता है कि हाँ भाई अब लोग ज़्यादा प्रीमियम चीज़ें लेना शुरू करते हैं, क्योंकि इनकम इनकम इंक्रीज होती है तो थोड़ा बंदा प्रीमियम की तरफ जाना शुरू करता है। हाँ भाई अब मेरे को ये और अच्छा लेना है, फिर ये एक और कपड़े का मैंने जो मैं लोकल ब्रांड से खरीद रहा था उसकी जगह पे मैं एक स्टैंडर्ड वाले ब्रांड की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक सेक्युलर ट्रेंड में जो चेंज इन इनकम है उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद में एक और इसमें आता है डेमोग्राफिक फैक्टर। अब डेमोग्राफिक फैक्टर क्या होता है? डेमोग्राफिक फैक्टर एक सेक्युलर ट्रेंड में माना जाता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, या लोग कौन से एरियाज में मतलब जैसे कि डेमोग्राफिक फैक्टर एक तरह से ये भी हो गया कि कौन से एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि गुड़गाँव की मैं बात करूँ तो गुड़गाँव एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है, अगर मैं ओवरऑल हरियाणा में बात करूँ तो। मतलब सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी अगर बात करी जाए तो गुड़गाँव ही है। अब गुड़गाँव की जो डेवलपमेंट हुई है, हमें पता है कि हाँ भाई गुड़गाँव डेवलप होने वाला है। तो हम लोग वो कंपनीज़ आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं जो गुड़गाँव बेस्ड है, या फिर जो गुड़गाँव में जिनका ज़्यादा काम है, या अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी और बेटर होने वाला है, या लोग वहाँ पे और ज़्यादा शिफ्ट होने वाले हैं। उससे हमें क्या पता लगता है, जो डेमोग्राफिक फैक्टर क्या डिफाइन करता है कि जो बहुत से लोग जॉब करने के लिए गुड़गाँव में रहते हैं, वो मतलब किसी और शहर से गुड़गाँव में चले गए। अब इससे क्या होता है, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर सिटी में। तो ये उस इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल रहता है कि हाँ भाई इस सिटी में चेंज होने वाला है। अभी जो करंट एक और पास हुआ है, यूपी सरकार ने पास करा है कि हम लोग जो आपका ये लखनऊ और 4-5 सिटीज़ को मिला के हम लोग एक बहुत बड़ा वो बनाएँगे। जैसे एनसीआर बना हुआ है, दिल्ली एनसीआर जो हम बोलते हैं। एनसीआर में जो भी ये सिटीज़ आती हैं, गुड़गाँव, फरीदाबाद, नोएडा, ये सारे ना कुछ अच्छे शहर माने जाते हैं। यहाँ पे ये डेवलप्ड थोड़े हो जाते हैं क्योंकि नेशनल कैपिटल रीजन के पास में, दिल्ली के पास में। ऐसे ही ये लोग यूपी में भी बना रहे हैं कि भाई लखनऊ को हम लोग मेन सिटी रखेंगे और उसके इर्द-गिर्द जो 4-5 सिटीज़ हैं उनको हम लोग अच्छे से डेवलप करेंगे। तो हमें पता है कि जो लखनऊ बेस्ड या फिर गुड़गाँव बेस्ड सॉरी लखनऊ बेस्ड या फिर उनके आस-पास की जो सिटी बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें एक अच्छा खासा हमें आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है? इसके बाद में लास्ट जो हमारा आता है सेक्युलर ट्रेंड में, वो आता है कल्चर, कि लोगों के कल्चर में क्या चेंज आ रहा है। अब जैसे कि अ, वो मैंने आपको पहले भी एग्ज़ाम्पल बताया था कि लोग वेस्टर्न कपड़े पहनना ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं, या फिर एक लाइफ़स्टाइल में ही लोगों के चेंज आ चुका है कि भई अ, मतलब कि हाँ, अभी मैंने तो अब यही चीज़ या फिर यही ब्रांड को ही प्रेफ़र करना है, तो हमारी प्रेफ़रेंस जो चेंज होती है हमें दिख जाती है कि हाँ भाई, अब
ज़्यादातर लोग इस चीज़ को प्रेफ़र कर रहे हैं। तो वो एक एग्ज़ाम्पल होता है कल्चर का, कि सेक्युलर ट्रेंड में कल्चर के बेसिस पे क्या-क्या चेंज आ रहे हैं, या फिर इसमें और क्या ही एग्ज़ाम्पल हो सकता है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मार्केट पूरी भी कवर हो गई। इसके बाद में हमारा जो ला सेकंड जो टॉपिक है वो है वैल्यू वैल्यू माइग्रेशन का। वैल्यू माइग्रेशन मतलब क्या होता है? वैल्यू माइग्रेशन भी एक लॉन्ग टर्म चेंज को डिफाइन करता है। वैल्यू माइग्रेशन का बेसिकली वैल्यू माइग्रेशन भी अलग-अलग टाइप से डिफाइन होते हैं कि जियोग्राफिकल फैक्टर क्या है। जैसे कि अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो ऑयल इस टा अब मैं मान लो कि ग्लोबलाइज़ेशन आती है। जियोग्राफिकल माइग्रेशन में मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ऑयल सबका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यूएसए है और सऊदी अरेबिया है। तो मान लो कि एक बात बताओ कि एक चाइना जैसे की कंपनी चाइना जैसे की है, तो चाइना की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एक और कुछ अलग तरीका डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई, अ, ऑयल को ना यूज़ करके हम लोग कुछ ऐसा इन्वेंट करते हैं, फिर कुछ ऐसा और सस्टेनेबल कुछ यूज़ करते हैं जिसकी हमें ऑयल की डिमांड हमें ऑयल हमें कम यूज़ हो। चाइना के मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। तो उन्होंने क्या करा, ऑयल की जो है वो डिमांड कम करके और इसमें क्या कहते हैं, अपने इसमें ले आए उसको, अपने गुड्स में ज़्यादा ले आए। तो इसको हम लोग जियोग्राफिकल माइग्रेशन में हम लोग कंसिडर करते हैं। उसके बाद में आता है क्रॉस इंडस्ट्री माइग्रेशन। क्रॉस इंडस्ट्री माइग्रेशन तब होता है जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर ही कोई माइग्रेशन आ जाए। इंडस्ट्री के अंदर ही कुछ बड़ा चेंज आता है। जैसे कि वही मैंने आपको कैमरे वाला एग्ज़ाम्पल जो दिया था कि क्या कहते हैं, कैमरा में ही जो पहले जो रील वाले कैमरा आते थे उसकी जगह पे अब डिजिटल कैमराज़ आने शुरू हो गए। उसके बाद में हमारा जो आता है वो आता है माइग्रेशन अक्रॉस वैल्यू चेंज। माइग्रेशन अक्रॉस अक्रॉस वैल्यू चेंज का मतलब क्या होता है कि वैल्यू जैसे कि एक ही इंडस्ट्री है, उसी इंडस्ट्री के अंदर कौन से उसका ज़्यादा वो आ रहा है। जैसे कि अब अगर मैं वैल्यू माइग्रेशन की बात करूँ तो मोबाइल्स में अगर मैं बात करूँ, जो नेटवर्क आता है वो 2G से 3G पे आ गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू माइग्रेशन कि भई जो प्रोडक्ट था, अब जैसे कि वोडाफ़ोन आइडिया है, तो वो लोग अब इस टाइम पे 5G की सर्विसेज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते। और हमें पता है कि मतलब इस इंडस्ट्री में जो वो कंपनीज़ हैं जो 5G की सर्विस प्रोवाइड करवा पा रही हैं, वो ज़्यादा बेटर है, उनमें वो ज़्यादा इन्वेस्टेबल है आज के टाइम पे। हाँ जी सर। तो ये हमारा इसका एग्ज़ाम्पल है कि वैल्यू माइग्रेशन क्या होती है। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है, वो आता है बिज़नेस लाइफ़ साइकिल। अब बिज़नेस लाइफ़ साइकिल बेसिकली क्या होता है, कोई भी जो इंडस्ट्री होती है ना, उसका एक फ़ेज़ होता है। जैसे कि ये देखो, इसको जो हम लोग बोलते हैं, वो होता है पायोनियर स्टेज। जो ग्रोथ फ़ेज़ होती है, जो स्टार्टिंग की फ़ेज़ होती है एकदम कि हाँ भाई, ये इंडस्ट्री अभी डेवलप होना स्टार्ट हुई है। इसके बाद में हमारा ये आता है ग्रोथ फ़ेज़।
ये जो एक टाइम पीरियड हमारा होता है, ये होता है मैच्योरिटी। अब इसके बाद में इसके मैच्योरिटी के बाद में 2 चीज़ें होती हैं। या तो अब मैं आपको शुरू से समझाता हूँ कि कोई नई इंडस्ट्री आई, हाँ, हाँ। मान लो कि प्लास्टिक एक नई इन्वेंशन थी लेटेस्ट टाइम्स में कि हाँ भाई प्लास्टिक की इंडस्ट्री आई है। तो प्लास्टिक का जो अब नया काम है, अब हमें पता नहीं है कि इंडस्ट्री कैसे काम करेगी या फिर क्या इसकी ग्रोथ रहेगी। तो अब उस इंडस्ट्री के अंदर कुछ अलग तरह के लोग आ जाते हैं। वो उस इंडस्ट्री को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं पायोनियर स्टेज, जो एक स्टार्टिंग फेज होती है, जो हाँ भी इंडस्ट्री अब ग्रो करना स्टार्ट हो रही है, हमें पता लगेगी अब कैसे इसकी क्या वर्किंग रहेगी। जब हमें पता लग जाता है कि इस इंडस्ट्री में अच्छी फेज है, अच्छी ग्रोथ है, तो हमें पता लग जाएगी कि भाई ये इंडस्ट्री अब ग्रो कर रही है धीरे धीरे। एक ग्रोथ फेज आता है। अब हुआ क्या, ये तो चलो एक एग्जांपल हो गया कि भाई या जैसे गाड़ियों का एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई पहले एक पायोनियर स्टेज आई कि हाँ भी लोगों ने गाड़ियों को इस्तेमाल करना शुरू करा, एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा लोगों ने, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स खरीदना चालू करे। तो वो एक ग्रोथ फेज था। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो गाड़ियों में जो पुराने जो उस पे फ्यूल पे यूज़ होने वाली पेट्रोल डीजल पे जो यूज़ होने वाली गाड़ियाँ थी, उसका एक मैच्योरिटी पीरियड आ गया कि हाँ भाई अब तो ईवी सेक्टर आ चुका है, अब तो कुछ नई इन्वेंशन आ चुकी है मार्केट में। तो पुराने जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी पर ही बेस्ड थे, आपका क्या कहते हैं, पेट्रोल डीजल की कार्स पे, उनके लिए एक मैच्योरिटी फेज़ आ गया। अब यहाँ से आगे आके ना 2 चीज़ें हो जाती हैं। या तो जो है वो इंडस्ट्री ही करप्ट हो जाएगी, मतलब वो एक डिक्लाइनिंग फेज़ में चली जाएगी। ठीक है सर। कि भाई उस इंडस्ट्री ने या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी ने कोई और, जैसे कि मैं क्या कैमरा का ही एग्जांपल आपको बता रहा था। जैसे कि कोटेक एक कंपनी थी, तो कोटेक का एक बहुत अच्छा है, कोटेक का बहुत बहुत नाम था पहले। तो वो एक पायनियर फेज में थी, फिर एक ग्रोथ फेज में आई। उसके बाद में उनकी मेच्योरिटी फेज कब आ गई, जब उन्होंने डिजिटल कैमराज में स्विच नहीं करा। उन्होंने कहा नहीं, डिजिटल कैमराज इतने कामयाब रहेंगे नहीं। बट उसका एक्चुअली में अपोजिट हो गया, डिजिटल कैमरास वर्क कर गए, और उनका जो रील वाला जो बेस सिस्टम था, वो उन्होंने अपनी मार्केट को या फिर अपनी इंडस्ट्री को स्विच नहीं करा। इस वजह से आज की डेट में कोडेक को कोई पूछता भी नहीं है। तो कोडेक कंपनी का जो डिक्लाइन, कोडेक कंपनी इस टाइम पे डिक्लाइनिंग फेज में चली गई। वही मैं कहता हूँ, इसके साथ साथ एक और कंपनी थी जो कि मान लो कि निकॉन की अगर मैं बात करूँ, तो निकॉन भी सेम इसी फेज में थी। मैच्योरिटी में वो भी आगे थे, क्योंकि वो भी सेम काम कर रहे थे, वो भी सिर्फ रील वाली वो बना रहे थे, कैमरास बना रहे थे। पर उन्होंने देखा कि भाई मार्केट में ट्रेंड चेंज आ रहा है, मार्केट में अब डिजिटल कैमरास की डिमांड अच्छी आ रही है, तो उन्होंने क्या करा, री इन्वेंशन। और इस री इन्वेंशन के चलते उन्होंने डिजिटल कैमरास बनाने शुरू करे, तो उनकी जो है वो सेल्स और ग्रोथ जो है वो ऊपर की तरफ जाने लग गई फिर वापसी। इसी तरीके से ठीक है मान सर। लो कि डीएसएलआर कैमरास के बाद में कुछ और ऐसे कैमरास आते हैं, सेम वो इसी फेज में चले गए, जैसे कि आज की डेट में डीएसएलआर कैमरास एक पायोनियर स्टेज में थे। अब वो एक ग्रोथ फेज में जाएंगे, फिर वो एक मेच्योरिटी फेज में जाएंगे, फिर दोबारा से एक और टाइम आ जाएगा जब कंपनी को सोचना पड़ेगा, या तो हम लोग डिक्लाइन हो जाए, या हम लोग नए प्रोडक्ट बनाने बंद कर दें, या फिर हम लोग दोबारा से एक बारी री इन्वेंशन करके दोबारा से एक अपने प्रोडक्ट को और ऊपर लेके जाएँ, या जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे हम लोग अपनी कंपनी को रन करें। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बिज़नेस साइकिल। ठीक है सर। ठीक है? हाँ सर। अब इंडस्ट्री एनालिसिस करी कैसे जाती है, ये इसका मतलब क्या-क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम लोग देखते हैं? फिर कौन-कौन से ऐसे एनालिसिस हैं बेसिकली जिनको हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस में? तो पहला इसमें है माइकल पोर्टरस 5 मॉडल।
अब इसके इसके हिसाब से क्या है, माइकल पोर्टर नाम का एक बंदा है जिसने एक अपना इंडस्ट्री एनालिसिस डेवलप करा है। वो क्या कहता है कि इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में 5 तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्री डिक्लाइन होती है या फिर इंडस्ट्री में चेंज आता है। या सॉरी, जो कंपनीज़ होती हैं उनमें उन कंपनीज़ के अंदर चेंज आता है एक इंडस्ट्री के अंदर। हाँ सर। तो इनको हम लोग बेसिकली जो है वो 5 चीज़ें क्या होती हैं, वो होती है सबसे पहला तो एक खतरा होता है, न्यू एंट्रेंट्स का मतलब है कि कोई नई कंपनी आ गई। अब न्यू एंट्रेंट्स हैं एक इंडस्ट्री में के अंदर, जो कंपनीज़ हैं मान लो कि 10 कंपनीज़ हैं। एक इंडस्ट्री के अंदर 10 कंपनीज़ आती हैं। अब उन 10 कंपनीज़ में क्या वो ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत ईज़िली खोली जा सकती थी, या फिर उनका जो प्लेटफ़ॉर्म था वो बहुत ज़्यादा ईज़ी था, तो बहुत सारे लोग उसके अंदर घुसते चले जा रहे हैं। नए-नए लोग काफ़ी ज़्यादा घुसते चले जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नई-नई इन्वेंशन्स कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और इंडस्ट्री है, जैसे कि मैं ऑयल सेक्टर की बात करूँ, जो पेट्रोल और डीज़ल की जो इंडस्ट्री है। अब आपको भी पता है कि पेट्रोल, डीज़ल, वो जो पेट्रोल पंप खोलना, या फिर कोई अब जैसे आईओसीएल कंपनी है, इंडियन ऑयल, या फिर आपका वो है, क्या बोलते हैं इसको, भारत पेट्रोलियम है, बीपीसीएल है, और रिलायंस भी पेट्रोल बेचता है। तो ये जैसे 3-4 ये जो कंपनीज़ हैं, इनके अलावा आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में दिखेंगे नहीं कॉम्पिटिटर्स, और नए कुछ आ जाए कि भाई कोई, ये मेरे, अब मैं एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ जो पेट्रोल और डीज़ल बेचेगी, तो वो एक बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इसकी जो है वो लाइसेंसिंग वगैरह मिलना और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से मार्जिन्स भी कम है। तो इस इंडस्ट्री में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो न्यू एंट्रेंट्स का मतलब ये है। ठीक है सर। इसमें जो दूसरा जो आता है, इंडस्ट्री राइवरी कितनी है। इंडस्ट्री राइवरी का मतलब होता है कि इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा राइवरी है, कितना ज़्यादा कंपटीशन है। अब एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है, वो जैसे कि नूडल्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब जैसे कि मैगी है, तो वो नूडल्स कोई, अब आप दुकान पे जाओगे तो आप दुकानदार से आप नूडल्स नहीं माँगते हो, आप उससे सीधा बोलते हो कि भैया मैगी दे दो। तो उन्होंने हाँ अपना सर। एक जो इस नूडल्स की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर अब ऐसा नाम बना रखा है कि लोग उस नूडल्स नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे ही कि मेरे को मैगी ही चाहिए। या जैसे कि अब सर्फ एक्सेल है, तो लोग जाके बोलते हैं कि भाई सर्फ चाहिए। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को टाइड चाहिए या फिर मेरे को ये पर्टिकुलर ब्रांड चाहिए। कोई सोचता होगा, कोई देखता हो तो वो एक चीज़ अलग है। पर वो जाके बोलेगा सर्फ चाहिए। तो सर्फ का मतलब है सीधा-सीधा भाई, ये यही होता है सर्फ। या जैसे अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूँ, तो कोई जाके टूथपेस्ट नहीं माँगता, कोई सीधे जाके बोलता है कि भैया हमें वो दे दो, क्या कहते हैं, कोलगेट दे दो। हाँ सर। तो ये ऐसी कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स ऐसे बना लिए हैं जिनके नाम से ही वो प्रोडक्ट बिकता है। वो प्रोडक्ट का नाम बाद में आता है, वो कंपनी का नाम पहले आता है। उस तो ये इंडस्ट्री राइवरी में है कि अब, लेकिन नूडल्स या फिर सर्फ, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिनमें बहुत ईज़ी है कि एक कोई नया कॉम्पिटिटर आके खड़ा हो जाए इसके आगे। तो ये एक राइवरी का पार्ट आ जाता है कि भाई क्या आपका ऐसा प्रोडक्ट है, या फिर इंडस्ट्री में कितनी राइवरी है, या फिर आपके, या जैसे कि मान लो आपकी एक दुकान है, उसके साथ में एक और दुकान है जो सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, दोनों ही सेम आइटम्स बेच रहे हैं। पर आप क्या कर रहे हो, आप अपने कस्टमर्स को खुश रखते हो, आप उनको डिस्काउंट कूपन भी दे देते हो, आप कुछ साथ में फ्री गिफ्ट भी दे रहे हो, तो आप एक बेटर उसमें माने जाओगे कि हाँ भाई, इस इन दोनों दुकानों में से ये वाली दुकान बेटर है, क्योंकि ये बंदा अच्छा है, ये बात अच्छे से करता है, मेरे को कूपन भी दे रहा है, आगे दोबारा बुलाने के लिए भी बोल रहा है। तो ये एक कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग इंडस्ट्री राइवरी डिफाइन करते हैं कि कौन सी नाम से जो एक चीज़ चलती है ना, वो इंडस्ट्री राइवरी के अंदर आता है कि भाई कितनी राइवरी है इन दोनों इंडस्ट्री, इन दो मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज है उसके। अगर मैं बात करूँ उसके बाद में, नेक्स्ट एक जो फैक्टर आता है, सब्स्टिट्यूट्स।
अब सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है कि कोई आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उसका क्या सब्स्टिट्यूट है, मतलब उस पर्टिकुलर, अब जैसे कि मान लो, ये एग्जांपल ले लो, जैसे कि कोई आप चिप्स वगैरह खा रहे हो, जैसे कि लेज आप खा रहे हो, तो उसमें बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट आ गया है। जैसे कि हल्दीराम्स के भी चिप्स आते हैं, और मान लो कि कुरकुरे हैं, तो वो बहुत सारे आपके पास में सब्स्टिट्यूट्स हैं। अब कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत कम है, वो एक कंपनी ज़्यादा इन्वेस्टेबल है, फिर कौन सा ऐसा सब्स्टिट्यूट है जो जिसके अगेंस्ट लोग जाना ही नहीं चाहते कि भाई हमें तो यही प्रोडक्ट चाहिए, हमें और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए। तो हम लोग इस मॉडल में ये भी देखते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट क्या मैटर करता है, कि अब ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो एक कंपनी बना रही है, क्या और कंपनीज भी इस प्रोडक्ट को बना रही है, ओके। या इसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो उतने ज़्यादा बेटर हैं या फिर नहीं है। ये चीज़ हमारी नोटिस करी जाती है सब्स्टिट्यूट्स में। उसके बाद में हमारा आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। अब इन दोनों का क्या मतलब होता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का क्या मतलब है, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है। हम्म, पहले मैं आपको बाइंग पावर ऑफ बायर बताता हूँ, कि एक बायर है, उसको पता है कि भाई ऐसा सेम प्रोडक्ट 10 बंदे और बेच रहे हैं, या जैसे कि मान लो आप सब्जी लेने ही गए, आपको पता है कि भाई ये 10 सब्जी वाले बैठे हैं, अब जो मेरे को सबसे सस्ता प्राइस देगा, किसी ने बोला 50 रुपए किलो, आपने बोल दिया कि नहीं मेरे को तो वहां पे 40 रुपए किलो मिल रहा है, तो आपके पास में बार्गेनिंग पावर है। बायर के पास में बार्गेनिंग पावर होती है, तो वो उस इंडस्ट्री या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे कि आप बहुत कॉमन चीज बेच रहे हो, कि मान लो कि आप आलू बेच रहे हो, आलू हर दूसरे बंदे के पास में है। आप नहीं दोगे तो वो दूसरा बंदा दे देगा। आप मतलब और आपसे आपका जो बायर है वो आपसे जितना मर्जी चाहे वो रेट अपना कम करवा सकता है। उसको कोई टेंशन नहीं आएगी, वो दूसरे बंदर से खरीद लेगा, वो आपसे रेट भी कम करा लेगा। वहीं आप एक ऐसी चीज बेच रहे हो मार्केट में जो सिर्फ आपके पास में है, जैसे कि आप मशरूम लेने के लिए चले गए, तो दुकान पूरे सब्जी मंडी में वो एक ही दुकान है जो जिसपे मशरूम मिलता है। वो बोलेगा ये 50 रुपए का 200 ग्राम है, आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे उसके उस चीज के लिए। आप उससे बार्गेनिंग नहीं कर सकते। तो ये डिफाइन करता है कि भाई बार्गेनिंग पावर बायर की कितनी है। जितनी ज्यादा बार्गेनिंग पावर बायर की होगी, उतना खराब उस इंडस्ट्री के लिए माना जाएगा, कि भाई ये इंडस्ट्री में बायर्स बहुत इजीली बार्गेन कर सकते हैं, या बहुत इजीली आपके प्राइस को तोड़ सकते हैं। तो उस ये हिसाब से आपको भी अपना प्राइस सेट करना पड़ता है। या जैसे कि मैं इसमें एक और एग्जांपल बताता हूँ। अब मैं एक और हाँ सॉरी, अब मैं उस पे जाता हूँ, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। वो इस चीज पे डिफाइन होता है कि भाई, वो इस चीज पे डिफाइन होता है कि जैसे कि अब कोई जो सब्जी वाला है वो जाके खरीद रहा है एक मंडी से, मतलब एक जो बड़ी मंडी होती है, जो बड़ी अनाज मंडी है। उसने हाँ, क्या देखा, अब उसको क्या करना पड़ रहा है, जैसे कि वो एक गांव से निकल के एक शहर में उसको जाना पड़ता है, मतलब सब्जी खरीदने के लिए। उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके पास में एक तो उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ रहा है। अब सप्लायर की बार्गेनिंग पावर क्या हुई, जो सब्जी वाला जो आपको प्रोडक्ट बेचेगा, क्या वो उस मंडी से बार्गेन कर सकता है? वो कैसे डिफाइन होगा, अगर उसकी इंडस्ट्री के पास में, जैसे कि जो मंडियां हैं, जो मंडी है वो बहुत सारे उसके पास में ऑप्शन हो खरीदने के लिए। या मान लो कि अब मेन मंडी है, उसमें एक एक दो ही लोग हैं, या फिर एक ही मेन मंडी है जहाँ से वो सामान खरीद सकते हैं, वहाँ पे प्राइस डिफाइंड होते हैं पहले से। उसको वहीं से उतने प्राइस पर ही माल खरीदना पड़ेगा। उसकी कितनी बार्गेनिंग पावर है वो डिफाइन करता है। जो सप्लायर, अब मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, मैं मान लो कि मैं आलू बेच रहा हूँ, मेरे को आलू खरीद के लाने हैं, मेरे को पता लगे भाई इस वाली मंडी में सस्ते मिल रहे, तो मैं इस वाली मंडी में चला जाऊंगा। पर अगर कोई ऐसा सेलर है जिसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो कोई मतलब वो उसको पता है कि भाई ये एक ही मंडी है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, इसके अलावा और कोई मंडी ही नहीं है दूर दूर तक, तो मेरे को वहीं जाना पड़ेगा। तो ये डिफाइन होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की।
कि वो किस रेट पे माल खरीद रहा है, उसको पीछे से कितने का पड़ रहा है। मान लो कि मार्केट में प्रिवेलिंग रेट जो चल रहा है वो 10 रुपए किलो चल रहा है। जो मैं आपको बेच रहा हूँ, जैसे कि आप खरीदार हो, अब मैं जो पीछे से माल लेकर आ रहा हूँ वो मेरे पास में दो ऑप्शन थे कि मैं 3 रुपए किलो भी ला सकता हूँ, मैं 2 रुपए किलो भी ला सकता हूँ, तो मैं 2 रुपए किलो वाले ले आया। लेकिन अगर मेरे पास में ऑप्शन है ही नहीं कि मेरे को तो 5 रुपए किलो पर ही खरीदना पड़ेगा, लेकिन आगे मेरे को मैं 10 रुपए से ज्यादा का बिजनेस, तो मेरे को 5 पर ही मैं खरीद पाऊंगा और 10 पर ही बेच पाऊंगा। ये चीजें डिफाइन होती हैं इस मॉडल में। ये 5 चीजें हमें बताती हैं कि भाई कैसे एक इंडस्ट्री में हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई उस इंडस्ट्री की ये पर्टिकुलर कंपनी इन्वेस्टेबल है या फिर नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो इंडस्ट्री एनालिसिस में जो मॉडल आता है वो आता है आपका पेस्टल। पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल होता है आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर, टेक्नोलॉजी, से होता है आपका लीगल, और ये आता है आपका एक टेस्ट एनालिसिस हम लोग करते हैं इंडस्ट्री में कि भाई इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे क्या एक मार्केट, क्या एक ऐसी कंपनी है वो इन्वेस्टेबल है या फिर नहीं है। अब पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं कि कौन सी सरकार आई हुई है, कि वो सरकार उस पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है उसको फेवर करती कि नहीं करती है। जैसे कि बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा फेमस करा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फेमस करा। तो पॉलिटिकल हम लोग ऐसे चेक करते हैं कि भाई इसका इस जो सरकार आई है इसका एजेंडा क्या है, क्या ये लोग चाहते हैं, या फिर कोई एक ऐसी, जैसे कांग्रेस थी तो वो लोग खिलाने पिलाने में ज्यादा उनका ध्यान रहता था कि भाई जैसे कि वो लोग फ्री फूड बांटना या फ्री की सर्विसेज देने में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। तो पॉलिटिकल फैक्टर ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई कौन सी सरकार है वो क्या चाहती है और उनका क्या एजेंडा है, उसके बेसिस हम लोग पॉलिटिकली डिफाइन करते हैं कि भाई ये कंपनी इन्वेस्टेबल है कि नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, कि भाई इकोनॉमी में ग्रोथ है फिर नहीं है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, फिर लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है फिर नहीं हो रही है, लोग लोग कौन सा ब्रांड यूज़ करना चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स पे जाना चाहते हैं। वो इकोनॉमिक एनालिसिस इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है। सोशियो कल्चर मतलब सोसाइटी में क्या गुड्स ऐसे हैं जो कि प्रिवेलिंग है। जैसे कि आज की डेट पे अगर हम लोग देखें तो डिजिटल मार्केट या फिर डिजिटल जो काम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बूम पर है, एक बहुत ज़्यादा हमें दिख रहा है कि हाँ भाई ये इंडस्ट्री में और भी ज़्यादा आगे ग्रोथ है। या फिर अगर मैं आपको बात करूँ जो एआई से रिलेटेड कंपनीज हैं, एआई अगर आपने सुना हो तो एआई बहुत चल रहा है, आगे भी बहुत ज़्यादा चलेगा एआई जो डेवलप कर रहे हैं लोग। तो एआई बेस्ड जो कंपनीज हैं वो उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से कि भाई क्या कल्चर में चेंज आ रहा है। टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था, जैसे कैमरे का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऐसे ही कुछ और आगे टेक्नोलॉजिकल चेंज आते हैं। ईवी सेक्टर तो एक बहुत बड़ा चेंज है ही आगे के लिए भी। लीगल क्या क्या है? लीगल फैक्टर्स मतलब होता है कि कोई इंडस्ट्री है, अब उसके ऊपर लीगल फैक्टर्स क्या, लीगल पॉलिसीज क्या क्या लगा रही है सरकार। कि भाई एक सरकार की ये कहती है कि भाई हम लोग जैसे कि प्लास्टिक का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उन्होंने कुछ लीगल बैरियर्स लगा दिए कि भाई आप इस साइज से मोटा ही आपको प्लास्टिक बनाना है। जैसे कि आज अब जैसे पहले 20 माइक्रॉन्स तक आप प्लास्टिक बना सकते थे, पर वो अब शायद बढ़ा के 60 तक कर दिया है। 60 माइक्रॉन जो होता है वो काफी थिक होता है और वो रीयूजेबल होता है, जो प्लास्टिक वो वाला जो होता है। तो लीगल पॉलिसी क्या क्या चल रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके जो वो कंपनी बना रही है, क्या वो इन्वेस्टेबल फिर उस हिसाब से बनता है, या उस इंडस्ट्री में जो लीगल पॉलिसी आई है उसके बेसिस पे आगे ग्रोथ बनती है या फिर नहीं। एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या होते हैं? मतलब अब एनवायरनमेंट को हार्म पहुंच रहा है तो हमें भी पता है कि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है। प्लास्टिक भाई
वैसे अच्छा है नहीं, या फिर जैसे कि अब आगे अगर आप कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो सिर्फ इस पे बेस्ड है, पेट्रोल या फिर डीजल पे, तो उसमें भी कोई फायदा नहीं है अब इन्वेस्ट करने, क्योंकि वो जो फेज था वो जा चुका है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मैं कि भाई ये ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं, तो वो अच्छे प्रोडक्ट्स माने जाएंगे, कि जैसे कि सोलर एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो कंपनी ज़्यादा फोकस्ड है, जो ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं जिनकी वजह से ऑयल का यूज़ कम हो जाए। तो ये हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आता है। इसके बाद में हमारी एक और अप्रोच आती है, वो आती है बीसीजी, उसको हम लोग कहते हैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। अब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में क्या है, बॉस्टन नाम का एक बंदा था जिसने एक कंपनी एक इंडस्ट्री की 4 कंपनीज़ पकड़ी, उन 4 कंपनीज़ को 4 अलग-अलग उसमें डिवाइड कर दिया। पहला तो उसने डिफाइन करा स्टार्स, दूसरा उसने डिफाइन करा कैश काउस, सॉरी इंडस्ट्री को ऐसे अलग-अलग में डिफाइन कर दिया, कंपनीज़ को नहीं। तीसरा उसने डिफाइन करा डॉग, और चौथा उसने डिफाइन करा क्वेश्चन मार्क। आर्ट्स का मतलब है कि जैसे कि वो इंडस्ट्रीज चाहे भूचाल आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, इन इंडस्ट्रीज का काम नहीं रुकने वाला, ये इंडस्ट्रीज काम करेंगी करेंगी, चाहे जो भी हो जाए, या ऐसी कंडीशन जब ऐसी कुछ वॉर सिचुएशन आएगी या फिर कुछ भी ऐसा कुछ होगा, या जैसे कुछ नेचुरल डिजास्टर होगा, तो भी ये कंपनीज उल्टा और ज्यादा बूम पे चली जाएंगी। कैश हाउस का मतलब है कि ये कंपनीज ऐसी हैं कुछ की, इनका करंटली तो कोई कॉम्पिटिटर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये हाँ, ये है कि इनमें इन कंपनीज में कैश बहुत ज़्यादा है, फिर ये कंपनीज बहुत ही ज़्यादा रुकने नहीं वाली है, जैसे कि टूथपेस्ट का आपका एग्जांपल हो गया, फिर ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स जो हम लोग अपने डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, इन कंपनीज में पॉसिबल है कि मतलब ये ऐसी है कि ये चलती रहेंगी, पर उतनी ज़्यादा सस्टेनेबल, जैसे डिफेंसिव इंडस्ट्री जो मैंने आपको बताया था ना, वो बहुत ज़्यादा वाला फैक्टर नहीं है कि हाँ भाई, तो अगर कंट्री रुक गई तो फिर ये भी नहीं, ये भी रुक जाएंगी। उसके बाद में आता है डॉग। डॉग का मतलब होता है कि कुछ ऐसी कंपनीज जो इस टाइम पे उनकी ग्रोथ अब आगे पता है कि हमें नहीं है, और आगे आने वाले टाइम में इस कंपनीज पे और ज़्यादा हमें ग्रोथ दिखने भी वाली है नहीं, या इनका जो फेस था वो निकल चुका है, जैसे कि आपका ऑयल कंपनीज होगी, या जैसे कि और ऐसा कुछ एग्जाम्पल, वही जैसे कैमरे का भी ले लो, तो ये कुछ ऐसी कंपनी जिनमें अब आगे पता है कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, बस ये अभी इस टाइम पे चल रही है। नेक्स्ट जो इन्होंने डिफाइन करा है, वो डिफाइन करा है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, कि कुछ एक ऐसा सेक्टर है जो हमें पता है कि हाँ भाई, ये एक ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, या फिर ये कुछ ऐसा ये वो हो सकता है, या तो वो बहुत ज़्यादा बूम कर जाएगा, या फिर एकदम ही नीचे गिर जाएगी कंपनी, कंपनी का कुछ नामो निशान ही नहीं रह जाएगा। मतलब डॉग्स में जो हम लोग डिफाइन करते हैं, वो सॉरी क्वेश्चन मार्क में जो हम लोग डिफाइन करते हैं, वो ये होता है कि आइडिया नहीं होता है इस टाइम पे करंटली कि भाई, कि क्या वो कंपनी भागने वाली है या फिर वो कंपनी नीचे आ जाएगी। अगर मैं क्वेश्चन मार्क में आपसे बात करूं, तो जैसे कि अ, जैसे कि उन्होंने एक गाड़ी निकाली थी। हाँ, नैनो की अगर मैं बात करूं, तो नैनो एक बहुत ही ज़्यादा अलग कॉन्सेप्ट था, जो उन्होंने की उनकी जो एक सोच थी कि भाई हम लोग 1 लाख रुपए में गाड़ी निकाल देंगे, और 4 सीटर होगी, वो बहुत अच्छी चलेगी। उन कंपनी के हिसाब से उस प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा आसमान पे होने वाली थी, हर दूसरी गली में आपको नैनो दिखने वाली थी, पर ऐसा नहीं हुआ।
क्वेश्चन मार्क का मतलब ये मैंने आपको बताया कि या तो इंडस्ट्री बूम कर जाएगी या फिर बिल्कुल ही क्या कहते हैं बैन हो जाएगी। तो नैनो के केस में ये हुआ कि वो इंडस्ट्री बिल्कुल ही टूट गई, वो इंडस्ट्री ही बर्बाद हो गई। मतलब वो नैनो का जो सेक्टर वो जो बनाने की कोशिश कर रहे थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। इसके बाद में क्या आता है, इसके अलावा एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो पहले जो मोटरसाइकिल बनती थी, स्प्लेंडर बनती थी, मतलब इस सेगमेंट में जो आपकी बात कर रहा हूँ, जो 50-60 हज़ार वाला जो एक सेगमेंट था। स्प्लेंडर के हाँ, अलावा और दूसरी कोई मोटरसाइकिल दिखाई नहीं देती। भई ये एक किंग है इसको कंपनी का। हाँ तभी सर। इस दौरान एक और नई बाइक लॉन्च हुई, बजाज पल्सर। बजाज पल्सर आई, नया कॉन्सेप्ट था कि भाई स्प्लेंडर से अच्छी लुक, बेटर इंजन और क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग में। मतलब बजाज पल्सर वैसे तो महंगी थी, 10-12 हज़ार रुपए शायद महंगी थी वो उस टाइम पे। पर उन्होंने कंपैरिजन निकाल दिया कि हाँ भाई मैं अब ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा वो था कि भाई ये नई चीज़ है या ये काम करेगा फिर नहीं करेगा, कि भाई पल्सर एक अलग ही सेगमेंट की बाइक थी। मतलब वो प्रीमियम और एक नॉर्मल जो एक देसी बाइक के बीच का कुछ निकाल दिया था इन्होंने। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ आई थी बजाज पल्सर, अगर आपको ध्यान हो तो वो बहुत अच्छी सेल आई थी फिर इसकी। तो ये कंपनी भी एक क्वेश्चन मार्क में थी कि भाई हमें पता नहीं है ये कंपनी या तो बहुत ज़्यादा उड़ जाएगी या बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगी। ठीक है? ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे या ये कुछ अप्रोचेस थी जिसके बेसिस हम लोग कंपनी एनालिसिस करते हैं, और सॉरी इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं। इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन करा जाता है प्रोडक्ट के बेसिस पे, के जैसे भी, या ये जो 3 मॉडल्स मैंने आपको से 3 जो अप्रोचेस हैं, इसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि ये कंपनी इन्वेस्टेबल है कि नहीं है, या फिर इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है कि नहीं है, या इस इंडस्ट्री में कौन-सी ऐसी कंपनी जिनमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि आज की डेट में आप ये चीज़ सर्च करना कि एआई से रिलेटेड कौन-कौन सी कंपनी है जो एआई ऐप्स बना रही हैं। ये इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो नहीं है चैट जीपीटी। हाँ सर। चैट जीपीटी के नाम पे और बहुत सारे निकल गए हैं, स्ट्रीम एआई निकल गया है, और मतलब बहुत सारे हैं, गिनती ही नहीं है। फ़ोटो एडिट करने के लिए या फिर आपको वीडियो बनानी है उसके लिए भी आ गया है। हर हर चीज़ का सवाल मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए। और बहुत से लोग यूज़ भी कर रहे हैं अब उसको। नई-नई वीडियोज़ बनाने के लिए, और आपका पूरा इंस्टाग्राम का प्रोफ़ाइल या फिर यूट्यूब का पूरा प्रोफ़ाइल वो हैंडल कर लेगा एआई। आपको सिर्फ़ उसमें डेटा उसमें डालना है, स्क्रिप्ट डालनी है सिर्फ़ आपको, और अपने आप पूरी वीडियोज़ बन के तैयार हो जाएगी। तो ये आगे एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है इन्वेस्टेबल। तो एआई से रिलेटेड कुछ आप ऐसी कंपनी सर्च करो, और आगे भी पता है कि लोग आज की डेट अब जो डिजिटल मार्केटिंग भी होती है, आज की डेट पे डिजिटल मार्केटिंग एक तरह से जो लोग जो हैं वो एक तुक्का मार के करते हैं कि हाँ भाई, डिजिटल मार्केटिंग होती कैसे है कि आपने एक पर्टिकुलर वो ढूंढ लिया, जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं मोटरसाइकिल पार्ट्स बेचता हूँ। अब उस मोटरसाइकिल पार्ट्स में मैंने डिजिटल मार्केटिंग करवानी, तो मैंने एक बंदे को बोल दिया, मैं उसने कुछ कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लिए। उसने मेरे को बताया कि सर ये वाले कीवर्ड्स हैं, इनमें बहुत अच्छा डिमांड आ रही है। पर उसने जो फाइंड आउट करे वो कुछ अलग थे, और मार्केट में जो करंटली जो प्रिवेलिंग है वो कुछ अलग निकले। तो मेरा तो पैसा लग गया लेकिन मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं मिला। तो इसमें होता, अब इसके लिए भी एक एआई जनरेटर आ चुका है कि जो अपने आप ही आपका जो भी कुछ आपको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, जो भी कुछ कीवर्ड्स चाहिए, वो अपने आप डिफाइन कर देगा। आप उसमें बजट सेट कर दो, वो अपने आप ही मार्केटिंग करने लग जाएगा आपके लिए, और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो एआई सेक्टर अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आई के लिए भी इन्वेस्टेबल, जो अगर मैं करंटली बात करूँ तो। और इसी से एक और इंडस्ट्री का जो मेरे को मार जो दिख रही है करंट फ्यूचर में, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो खराब होने वाली है नौकरियां। तो जो आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनका बहुत ज़्यादा उनमें, मतलब उनकी सेल्स कम होना हो या फिर वो जो भी होगा, लेकिन हाँ, आईटी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज खड़ा हो जाएगा एआई।
बहुत तेजी से इनको जॉब से निकाल दिया जाएगा क्योंकि एआई सब संभाल लेगा, तो फिर हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी सर। इस तरीके से सोच के, समझ के आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि या फिर आपने कुछ कंपनी में इन्वेस्ट करा हो तो उसको स्विच कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आईटी सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स डाली हुई हैं, तो मेरे को दिख रहा है वो आगे आईटी सेक्टर में कुछ खास बचा नहीं, तो मैं उसको स्विच करके एआई सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एआई रिलेटेड कंपनीज। ठीक है। हाँ, ठीक है। बाकी चलो, अब ये तो हो गया हमारा। एक और हमारी क्लास बनती कंपनी एनालिसिस की, हाँ सर। वो फिर देखते हैं कि अगर टाइम रहा तो फिर आज रात को ही कर लेंगे, नहीं तो फिर कल या फिर परसों में कर लेंगे। ठीक है ठीक है। सर। ये अभी मार्केट तो सर एक रेक्टेंगल में बंद हो गया सर। क्या क्या? ये एक बुक 15 मिनट पे सर मार्केट एक रेंज बाउंड हो गया ना सर, एक रेंज में घूम रहा है सर। चार्ट दिख रहा है? मैंने चार्ट खोला वैसे। मैं अभी खोला सर सही। ये आपको दिख रहा है चार्ट जो मैंने खोला है? नहीं अभी चार्ट नहीं दिख रहा सर, जो आपने लिखा हुआ था मैकेनिकल पोर्टेंस ये वगैरह। अच्छा, ये एक सेकंड। हम्म, मंदी लग रही है मेरे को तो अभी भी। ये 360 के नीचे सर जाएगा तो मोमेंट मिल सकता है। अभी तो मेरे को मंदी लग रही है और नीचे जाएगी अभी मार्केट। देखो ना, ओवरऑल ट्रेंड भी बेरिश बन गया। 4 आवर पे भी देखोगे तो ये देखो कैसी कैंडल बना दी इसने। हाँ सर। ये टॉप पे वो बनाया है, क्या बोलते हैं इसको, हैमर। नहीं सर शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बनाया हुआ टॉप पे। तो लग रहा है कि अब कल भी इसने क्लोजिंग दी नहीं इसके ऊपर, तो लग रहा है कि अभी मार्केट नीचे ही आ जाएगी, थोड़ी ट्रेस करेगी। फिर मेरा ये वाला सपोर्ट है, सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं 285, 280, 290 के आसपास। हाँ सर। ठीक है सर ओके। ठीक है जी। बाय। बाय बाय।